और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। तो कल हमारा जो है कनकपाल हो गया था। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है स्वर्णपाल या स्वर्णपाल। तो ये तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें थोड़ा बहुत आप नोट कर लीजिए। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट कीजिए। नोट कर लो, सोनपाल या स्वर्णपाल। हेडिंग डालिए, सोनपाल या स्वर्णपाल। इसका टाइम पीरियड है आपका 1243 से 1250। टाइम पीरियड नोट करने की ज़रूरत नहीं है। 24वां राजा है स्वर्णपाल या स्वर्णपाल। एरो कीजिए, राजा 24वां। इसके दो पुत्र होते हैं और वो जो है राज्य को दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग होता है बिलंग घाटी और दूसरा भाग होता है चांदपुरगढ़। बस आप इसको सुन लीजिए। बिलंग घाटी के जो वंशज हैं वो सोनवंशी कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें सोनवंशी राजा कहलाए, जिसमें आपका कादिल, कामदेव पाल, सल्तनत देव, लसन देव, अनंत पाल, पूर्ण देव, अभय देव, जयदेव, ये राजा हुए। ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इस तरह से जो ये राजा हुए। बाकी जो चांदपुरगढ़ में राजा हुए उनका नाम था महीदेव, अयुत देव, अर्जुन देव, यश देव, कृष्ण देव, उजैव देव और जसपाल। इनको याद नहीं करना है, बस आपकी थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। इसमें जो नोट करना है, इसमें आप नोट कीजिए, कवि देवराज ने कनकपाल को स्वर्णपाल कहा है। तो लिखिए, कवि देवराज कनकपाल को स्वर्णपाल कहा। इस तरह से बना लीजिए, कवि देवराज कनकपाल को स्वर्णपाल कहा। विलियम और कवि देवराज ने सोनपाल को स्वर्णपाल कहा। विलियम और कवि देवराज ने सोनपाल को स्वर्णपाल कहा। इसलिए कुछ लोग जो है एरो कीजिए, इसलिए कुछ लोग सोनपाल को स्वर्णपाल भिलंग घाटी का संस्थापक कहते हैं। क्योंकि आपका जो है कवि जो देवराज है उसने सोनपाल को स्वर्णपाल कहा है। और स्वर्णपाल जो है भिलंग घाटी में रहते थे, इसलिए कुछ जो लोग हैं उन्होंने सोनपाल को जो है परमार वंश का संस्थापक भी मानने लगे हैं। तो इसमें जो भैरव घाटी है वो कहाँ है, वो आपका उत्तरकाशी में है। बस इसमें इतना ही नोट करना था। अब आता है लखनदेव। लखनदेव का जो टाइम पीरियड है वो 1310 से 1333 तक है। इसका टाइम पीरियड नोट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये नोट करना है, ये कौन सा राजा था, 28वां राजा। तो लखनदेव लिखिए, हेडिंग डालिए, लखनदेव 28वां राजा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको नोट कराता हूँ। देखो, ये अपनी मुद्रा चलाने वाला परमार वंश का प्रथम शासक था। यानी इसमें लिखिए, अपनी मुद्रा चलाने वाला पहला शासक। पॉइंट, अपनी मुद्रा चलाने वाला पहला शासक। दूसरा पॉइंट, तांबे की मुद्रा चलाई। तीसरा पॉइंट, तांबे की मुद्रा में नागरी में लखनदेव लिखा था। इसकी मुद्रा में लखनदेव लिखा था। पहला पॉइंट, परमार वंश का पहला मुद्रा चलाने वाला शासक। दूसरा, तांबे की मुद्रा चलाई। और तीसरा, तांबे की मुद्रा में नागरी भाषा में लखनदेव लिखा है। 3 पॉइंट हो गए। और तांबे की जो मुद्रा का व्यास है वो 1.5 सेंटीमीटर है। और लखनदेव जो है यह मुद्रा परमार वंश से अन्य राजाओं के साथ पुराना दरबार टिहरी संग्रहालय में रखी है। इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिए, तांबे की मुद्रा जहाँ पे आपने लिखा है एरो मारिए। एरो करने के बाद लिखिए, पुराना दरबार संग्रह टिहरी से प्राप्त। पुराना दरबार टिहरी से प्राप्त। लखनदेव जो है आपका जो पहला परमार वंश का ऐसा शासक था जिसने अपनी मुद्रा चलाई। दूसरा, इसमें तांबे की, इसकी जो मुद्रा है वो तांबे की थी और उसका व्यास 1.5 सेंटीमीटर था। और जो ये प्राप्त हुई है ये टिहरी दरबार संग्रहालय से प्राप्त हुई है। पुराना दरबार संग्रहालय टिहरी से प्राप्त हुई है। इसके बाद आता है आपका अनंतपाल द्वितीय। अनंतपाल द्वितीय में इम्पोर्टेंट है, टाइम पीरियड नोट करने की ज़रूरत नहीं है। 29वां राजा है, इसको मुकंदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप नोट कीजिए, शिलालेख।
इसका जो शिलालेख है वो जो है धारशिल शिलालेख। तो अनंतपाल लिखते धारशिल शिलालेख संबंध हेडिंग डाले अनंतपाल लिखते संबंध धारशिल शिलालेख। और जो धारशिल शिलालेख है वो ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। एरो डाले ऊखीमठ रुद्रप्रयाग बस। उसके बाद आपका जगतपाल है। जगतपाल का टाइम पीरियड भी नोट करने की जरूरत नहीं है। 1442 से 1460 सुन लीजिए। 1442 से 1460 जो है इसका टाइम पीरियड है। 34वां राजा था। इसमें आपको जो नोट करना है आप नोट कीजिएगा। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में ताम्रपत्र, इसका संबंध क्या है? ताम्रपत्र से है, ताम्रपत्र से है। और ये इसका जो ताम्रपत्र है वो कहाँ मिला? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। तो हेडिंग के नीचे जो है देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर और एरो करके ताम्रपत्र। और जो ये रघुनाथ मंदिर है इसके नीचे एरो कीजिए। रघुनाथ मंदिर भगवान राम को समर्पित है। ठीक है। अब ताम्रपत्र अलग से हेडिंग डालिए। ताम्रपत्र में इसे प्रभुत्व संपन्न राजा कहा गया है। जगतपाल को जो है प्रभुत्व संपन्न राजा कहा गया है। ये जो ताम्रपत्र है जो इसमें, इस ताम्रपत्र में देवप्रयाग के वैष्णव मंदिरों के पूजा प्रबंध के लिए भूमिदान का उल्लेख भी है। इसमें इसी ताम्रपत्र में नीचे लिखे भूमि दान का उल्लेख, भूमिदान का पहला साक्ष्य। ये उल्लेख है भूमिदान का पहला साक्ष्य किस कहाँ से मिला है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के ताम्रपत्र से। नोट कीजिए। नोट नीचे लिखिए लाइन छोड़ के नोट में देवप्रयाग नक्षत्र वेधशाला की स्थापना अगस्त 1946 में प्रसिद्ध विद्वान आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा। तो आप नक्षत्र वेधशाला स्थापना 1946 और एरो करके चक्रधर जोशी द्वारा। इसके बाद आप नोट कीजिए डिग्लोरी दैट वॉज गुर्जर प्रदेश। ये जो किताब है इसके लेखक है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। देवप्रयाग स्थित नेक्स्ट लाइन से नोट कीजिएगा। देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर की शैली जो है द्रविड़ शैली है। रघुनाथ मंदिर एरो द्रविड़ शैली। बस इस मंदिर में जयकृत शाह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। उसी मंदिर के नीचे लिखिए रघुनाथ मंदिर के नीचे एरो कीजिए जयकृत शाह ने प्राण त्याग दिए थे। ठीक। देवप्रयाग नक्षत्र वेधशाला के लिए प्रसिद्ध है। देवप्रयाग नक्षत्र वेधशाला के लिए प्रसिद्ध है। ये नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था द ग्लोरी दैट वॉज गुर्जर प्रदेश। तो इसमें इसके बारे में आप जान लीजिए। इस पुस्तक में जो है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का एक भाग मालना तथा गुजरात का सामूहिक नाम गुर्जर प्रदेश भी कहा गया है। तो द ग्लोरी दैट वॉज गुर्जर प्रदेश में क्या क्या गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश को जो है गुर्जर प्रदेश कहा गया है। ये आप समझ लीजिए। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजा है अजयपाल। हेडिंग डालिए 37वां राजा अजयपाल। 37वां राजा अजयपाल। इसका टाइम पीरियड नोट कीजिए 1490 से 1519। 37वां राजा अजयपाल 1490 से 1519। 1490 से 1519 नोट कर लिया। नीचे एरो कीजिए। समकालीन सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। समकालीन किसके थे? सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के। अजयपाल की जानकारी कहाँ से मिलती है? मानवोदय काव्य से मिलते हैं। तो आप मानवोदय काव्य हेडिंग डालें। मानवोदय काव्य आपने हेडिंग डाल लिया। मानवोदय काव्य डाल लिया। इसमें आप एरो करके या तो आप ऐसे सीधा एरो कीजिए, उसमें ऐसे पॉइंट बनाइए, या फिर उसमें गोल घेरा करके ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप मानवोदय काव्य करके पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। पॉइंट में लिखना है कवि भरत राजा मानसार का दरबार कर भी। इसकी जो जानकारी मिलती है मानवोदय काव्य की सबसे पहले कवि भरत से मिलती है।
मानवदे काव्य जो है किसका है? कवि भरत का। तो एरो कीजिए कवि भरत। कवि भरत ने लिखा है मानवदे काव्य। और कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? राजा मानसा के। तो इसमें आपको क्या करना है? मानवदे काव्य कवि भरत द्वारा रचित है, तो कवि भरत द्वारा रचित, और उसके आगे एरो कीजिए और राजा मानसा का दरबारी कवि। ठीक। उसके बाद आप अजय पाल के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट है अजय पाल के बारे में जानकारी देता है। मानवदे काव्य जो है अजय पाल के बारे में जानकारी देता है। तीसरा पॉइंट इसमें है अजय पाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर। अजय पाल की जो तुलना है वो कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम और इंद्र से की गई है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है पंवार वंश का अब तक का सबसे ऐतिहासिक काव्य। ये मानवदे काव्य जो है सबसे ऐतिहासिक काव्य है पंवार वंश का। तो लिखिए पंवार वंश का सबसे ऐतिहासिक काव्य। उसके बाद इसी ऐतिहासिक काव्य के नीचे एरो कीजिए। आपने ऐसे लिखा है तो एरो कीजिए, अगर आपने इस तरह से लिखा है तो इधर एरो कीजिए और लिखिए संस्कृत में लिखा हुआ काव्य, यानी संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या हो गया? मानवदे काव्य जो है कवि भरत ने लिखा है। कवि भरत राजा मानसा का दरबारी कवि था। इसमें अजय पाल के बारे में बताया गया है। अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर और इंद्र से की गई है, और ये पंवार वंश का सबसे ऐतिहासिक काव्य है, और ये काव्य जो है आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सेकंड है रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप हेडिंग डालिए आप, रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप मेधाकर शास्त्री ने लिखा है, यानी कि एरो कीजिए मेधाकर शास्त्री द्वारा रचित। रामायण प्रदीप के नीचे ही लिखिए संस्कृत में लिखा गया, ये भी संस्कृत में एरो करके संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, और मेधाकर शास्त्री जो थे उसके नीचे एरो कीजिए। मेधाकर शास्त्री के नीचे राजा प्रदीप शाह का दरबारी कवि। देखो इस तरह से रामायण प्रदीप किसने लिखा? मेधाकर शास्त्री ने। मेधाकर शास्त्री कौन है? राजा प्रदीप शाह का दरबारी कवि। और ये आपका जो है रामायण प्रदीप है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। इस तरह से भी आप नोट कर सकते हैं। या फिर रामायण प्रदीप मेधाकर शास्त्री के एरो में प्रदीप राजा प्रदीप शाह का दरबारी कवि, और इसके रामायण प्रदीप में एरो कीजिए संस्कृत भाषा में लिखा हुआ काव्य। इसमें नोट करना है आपको, पंवाणु में भी अजय पाल का वर्णन मिलता है। अब हम अजय पाल का वर्णन करें, पंवाणु में भी मिलता है। पंवाणु को भाटों या वीरों द्वारा रचित गीत भी कहा गया है। ठीक है, पंवाणे जो है पंवाणों का वर्णन अजय पाल का जो वर्णन है पंवाणों में भी मिलता है। और पंवाणे किसे कहते हैं? पंवाणे जो है ये वीर गाथाएं होती है। वीरों के लिए जो गाने वाली गाथाएं हैं, जो लोक गीतों में गाए जाते हैं, उसको हम पंवाणे कहते हैं। तो लिखिए पंवाणों को भाटों वीरों द्वारा रचित गीत। आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद आपके 52 गढ़ पढ़ाए थे मैंने। पर 52 गढ़ में जो इम्पोर्टेंट गढ़ थे, अप्पूगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। जाति कौन सी है? चौहान। और साकरीगढ़ कहाँ है? रवाई में। जाति कौन सी जाति वहाँ पर रहती है? राणा जाति रहती है। चांदपुरगढ़ चांदपुर में है। सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप का ये गढ़ था चांदपुरगढ़। उसके बाद बधानगढ़ आ गया। बधानगढ़ स्थान कहाँ है? कहाँ पर है? बधान में। जाति कौन सी रहती है? निवास करती है उधर? बधानी जाति। उसके बाद दसोलीगढ़, जाति कौन सी है? स्थान कहाँ है? दसोली। उसके बाद आता है इंडियागढ़। इंडियागढ़ रवाई बड़कोट में है। इंडियागढ़ जो है कहाँ पर है? रवाई बड़कोट में है, और यहाँ इंडिया जाति के लोग रहते हैं। इसे जो है रूपचंद नामक एक सरदार ने विध्वंस कर दिया था। जो इंडियागढ़ है उसको जो है रूपचंद नामक एक सरदार था, उसने उसका तहस नहस कर दिया था। उसके बाद आता आपका लंगूरगढ़। लंगूरगढ़ जो है लंगूर घाटी में है, और ये भैरव का प्रसिद्ध गढ़ है। लंगूरगढ़ जो है लंगूर घाटी में और भैरव का प्रसिद्ध गढ़ है। उसके बाद आता है गुचड़ूगढ़। गुचड़ूगढ़ गुचड़ू में है, और गुचड़ू जो आपका पौड़ी में है। देवलगढ़ में है, और देवलगढ़ जो है देवल राजा द्वारा बनाया हुआ गढ़
ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए था। अब आप नोट कीजिए अजयपाल। अजयपाल का युद्ध किस किस से अजयपाल का युद्ध होता है। तो अजयपाल हेडिंग डाल दी चांदपुरगढ़। सबसे पहले अजयपाल जो गद्दी पर बैठता है 1490 में अजयपाल गद्दी में बैठता है। 1491 में 91 में इस पर कुमाऊँ का राजा उस समय कृतिचंद होता है और कृतिचंद इसमें आक्रमण कर देता है, तो इसको ये हरा देता है। उसके बाद इसमें कैंतूरा राजा है। कैंतूरा राजा भी इस पर आक्रमण करता है, इसको हराकर इसका जो सिंहासन है वो चुराकर भाग जाता है। इसके बाद इसका युद्ध कंडारागढ़ के वर्तमान कंडारागढ़ जो वर्तमान में रुद्रप्रयाग है उसमें नरवीर सिंह कंडारी से होता है, जिसको ये हरा देता है। और नरवीर सिंह कंडारी क्या करता है, मंदाकिनी नदी में अपनी हार का वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और मंदाकिनी नदी में जाकर कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। इसके साथ ये दोबारा से कृतिचंद के साथ युद्ध करता है और कृतिचंद को हरा देता है। फिर इसके युद्ध होते रहते हैं और ये सबको हरा देता है। बाद में ये एक फरमान जारी करता है अजयपाल कि या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर मुझसे युद्ध करो। तो सभी जो उधर के राजा होते हैं गढ़वाल के गढ़ों के, वो सभी इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कप्पू चौहान जो अप्पूगढ़ का राजा होता है वो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता। इसके अप्पूगढ़ का जो राजा कप्पू चौहान है उसकी माँ बोलती है कि ये बहुत शक्तिशाली राजा है और इसकी अधीनता स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है, लेकिन वो नहीं करता। और इनका जो है युद्ध होता है और इसकी माँ को कप्पू चौहान की माँ को पता होता है कि अब हमारा बेटा जो है बचेगा नहीं, हार जाएगा। इसलिए वो अपने एक मंत्री को भेजती है कि आप युद्ध देखिए और युद्ध की स्थिति हमें बताते रहिए। जैसे ही युद्ध होता है तो कप्पू चौहान को जो है ये अजयपाल के सैनिकों द्वारा घेर दिया जाता है। उसको लगता है जो कप्पू चौहान की माँ और वाइफ का मंत्री होता है उसको लगता है कि कप्पू चौहान अब घिर चुका है और वो मारा गया है, तो वो वैसे ही जाकर दरबार में बता देता है और उसकी माँ और जो वाइफ होती है वो अपने आप को मार लेती है, आत्महत्या कर लेती है, सती हो जाती है और पूरा अपना अप्पूगढ़ जो है वो जला देती है। जब तक ये लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो है अजयपाल को हरा देता है। और अजयपाल को हराने के बाद जो है ये जैसे ही घर आता है तो देखता है उसका पूरा राज्य जल चुका होता है। ऐसे ही ये शॉक हो जाता है एकदम से और पीछे से आकर इसे अजयपाल घेर कर इसको बंदी बना लेता है और उसको मार देता है। इस चीज़ का अफसोस अजयपाल को होता है। उसके बाद अजयपाल जो है इसको का अंतिम संस्कार करता है और इसको जला देता है। उसके बाद अजयपाल जो है युद्ध त्याग देता है और गोरखपंथ को जो है ग्रहण कर लेता है। ये इसकी स्टोरी थी। तो आपको नोट करना है, आप इसके फैक्ट नोट कीजिएगा। अजयपाल चांदपुरगढ़ लिखा हुआ है, इसमें 1490 से 91 आक्रमण कृतिचंद ने वर्णन किस में मिलता है, इसमें रामायण प्रदीप में। ठीक है। दूसरा इसी में नोट कीजिए कैंतूरा राजा या कत्यूरी, कैंतूरा राजा या कत्यूर राजा इसका सिंहासन चोर लेता है। तीसरा है कंडारागढ़ के दुर्गम देश नरवीर सिंह कंडारी। तीसरा पॉइंट, कंडारागढ़ नरवीर सिंह कंडारी दुर्गम देश का गणपति मंदाकिनी में जाकर आत्महत्या कर लेता है, हारकर मंदाकिनी में जाकर आत्महत्या कर लेता है। चौथा है अप्पूगढ़ यानी कप्पू चौहान का। अप्पूगढ़ जो है टिहरी गढ़वाल में है और युद्ध हुआ कप्पू चौहान से। कप्पू चौहान पांचवा इसी में पॉइंट है। इसी के बाद जो है इस कप्पू चौहान के बाद इसने क्या किया, पनवा खाल में तपस्या की। चमोली में पनवा खाल जो पड़ता है वो चमोली में पड़ता है और वहाँ पर इसने तपस्या की और गोरखपंथ को जो है धारण कर लिया था। इसमें ही पांचवा पॉइंट है, इसी में एरो करके पांचवा पॉइंट करो। इस ऐतिहासिक गढ़ का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 2004 में उत्खनन प्रारंभ करवाया गया था। तो उसमें नोट कीजिए 2004 में उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये आपको नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद आपका आता है कंडारागढ़ का अंतिम
शासक नरवीर सिंह कंडारी। ये आपको नोट नहीं करना है, आप समझ लीजिए, नोट करना चाहते हो तो नोट कीजिए। कंडारागढ़ का अंतिम शासक कौन था? नरवीर सिंह कंडारी था। अब अजयपाल में कुछ फैक्ट नोट कर लीजिए। कृतिचंद चंद वंश कुमाऊं का पहला ऐसा शासक था जिसने गढ़ राज्य पर आक्रमण किया था। कृतिचंद जो है कुमाऊं वंश का ऐसा शासक था जिसने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर लिया था। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे? गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कृतिचंद था। इन दोनों घटनाओं का वर्णन जो है रामायण प्रदीप में मिलता है। ये आपको मैं नोट करा चुका हूँ। इसका जो वर्णन है रामायण प्रदीप में है। कृतिचंद और अजयपाल का युद्ध है। इसके बाद आप कत्यूरी शासक केंतुरा द्वारा अजयपाल ने सोने का सिंहासन चोरा। ये भी मैं ऊपर नोट करवा चुका हूँ, आप सुन लीजिए। अप्पूगढ़ के, या फिर आप फैक्ट बना लेना इसमें, अप्पूगढ़ के राजा कप्पू चौहान पर अजयपाल की जीत का वर्णन एक गढ़वाली पवाड़े में मिलता है। ये आप सुन लीजिए, जिसका उल्लेख जो है तारादत्त गैरोला ने किया है। कप्पू चौहान की याद में अप्पूगढ़ का मेला लगता है। ये नोट कीजिए, कप्पू चौहान की याद में अप्पूगढ़ का मेला लगता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अप्पूगढ़ का मेला किसकी याद में लगता है, तो कप्पू चौहान की याद में अप्पूगढ़ का मेला लगता है। बिजनौर गजेटियर के आधार पर कहा जा सकता है कि दक्षिण में नजीमाबाद तथा अफजलगढ़ के कुछ भागों तक अजयपाल का राज्य विस्तार। तो नोट कीजिए, अजयपाल का राज्य विस्तार दक्षिण में नजीमाबाद तथा अफजलगढ़ तक, और एरो करके बिजनौर गजेटियर के आधार पर। इस तरह से नोट से राजधानी चांदपुरगढ़। इसकी जो राजधानी थी, इस चांदपुरगढ़ सबसे पहले 512 में चांदपुरगढ़ से फिर देवलगढ़ के बाद पहले राजधानी चांदपुरगढ़ में थी 512 में, फिर देवलगढ़ में ट्रांसफ़र हुई। देवलगढ़ में ट्रांसफ़र के बाद 17 में आपकी श्रीनगर में होगी। अब अजयपाल के बारे में थोड़ा और नोट करना है आपको। अजयपाल का जो भवन था वो क्षतिग्रस्त हो गया था 1803 में। भवन क्षतिग्रस्त हो गया था, और जो कुछ शेष अवशेष बच गए थे अजयपाल के भवन के, वो जो है 1894 में बाढ़ आती है और उसमें बह जाते हैं। तो इसमें नोट करना है, अजयपाल का राजभवन क्षतिग्रस्त 1803 और बह जाता है 1894 में। ये बस इतना ही नोट करना है। बाकी श्रीनगर, इसमें आ गया श्रीनगर जो है आपका दिल्ली से तुलना। श्रीनगर के एरो खींचिए, दिल्ली से तुलना, क्योंकि दिल्ली की तरह ये कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसी में एरो कीजिए, क्योंकि यह दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। वर्तमान में श्रीनगर 1895 ईस्वी में ईके पॉल मॉडल पे बनाया गया है। ठीक है, तो लिखिए, श्रीनगर ईके पॉल मॉडल पर बनाया गया है। इसके बाद आपका अजयपाल के अन्य नाम मैं बता चुका हूँ आपको। अन्य नाम जो है आपका अजयपाल का जो है, गढ़वाल का अशोक भी बोलते हैं, प्लस बिस्मार्क भी। तो अजयपाल के अन्य नाम लिखिए, गढ़वाल का अशोक प्लस बिस्मार्क। डॉक्टर अजय सिंह रावत ने अपनी किताब में अजयपाल की जो तुलना है वो अशोक से की है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अजयपाल की तुलना अजय रावत ने किसने अजयपाल की तुलना अशोक से की है? तो डॉक्टर अजय सिंह रावत ने अजयपाल की तुलना अशोक से की है। तो इसके बाद आप इसकी उपाधि है, अजयपाल की उपाधि क्या है? ये आदि गुरु थे और तंत्रिका, ये क्या थे? आदि गुरु और तंत्रिका विद्या ग्रंथ सांवरी के अनुसार। ठीक है, तंत्रिका विद्या ग्रंथ अनुसार ये वो थे। और तुलना जो है कृष्ण, युधिष्ठिर और भीम कुबेर से की गई है। 52 गढ़ों को जीतने के बाद जो है इसने गोरखपंथ को धारण कर लिया था, इसका अनुयायी बन गया था। तो
इसके जो निर्माण कार्य लिख लीजिए आप। निर्माण कार्य, श्रीनगर का राजभवन बनाया, कालिका मठ श्रीनगर बनाया, राज्य राजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ में बनाया और कोरजा मंदिर बनाया। और राजेश्वरी जो है परमारों की कुलदेवी भी है, इनकी कुलदेवी थी। और इसमें नोट कीजिए, इन्हें 84 सिद्धों में एक सिद्ध भी कहा गया है। और इसी में नोट कीजिए, इसने धूलिपाथा प्रणाली चलाई थी, धूलिपाथा प्रणाली। और सूची अजयपाल ने जो है 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की। अजयपाल ने, नोट कीजिए, अजयपाल ने 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की। और इसने एक सूची भात, इसने जो है इसके द्वारा भात बनाया गया जिसे शुद्ध भात बोलते थे, उसको बोलते थे सूची। अजयपाल ने 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की, इसके द्वारा बनाए गए भात को जो क्या बोलते थे, सूची यानी शुद्ध भात बोलते थे। तो आज के लिए हाँ, एक और पॉइंट इसमें आप नोट कर लीजिए। जो देवलगढ़ के विष्णु मंदिर की दाहिने ओर ठीक सामने दीवार पर अजयपाल का एक पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना है। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर है जिसमें जो है अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में एक दाहिनी ओर, विष्णु मंदिर की दाहिनी ओर जो है ठीक सामने दीवार पर अजयपाल का एक पद्मासन की मुद्रा में एक चित्र बना है जिसमें उसके कानों में कुंडल तथा सिर में पगड़ी पहन रखी है। और इसी में है, राजा अजयपाल ने गढ़वाल में प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए पट्टी एवं परगनों का निर्धारण किया। इसके अतिरिक्त अजयपाल ने गढ़वाल की सीमाएं भी निर्धारित की। तो गढ़वाल की सीमाएं सर्वप्रथम निर्धारित करने वाला शासक अजयपाल, और प्रशासनिक व्यवस्था चलाने वाला और पट्टी और परगनों का निर्धारण करने वाला सबसे प्रथम जो है राजा, वो अजयपाल था। तो आज के लिए इतना ही। होप वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई है तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। जहाँ पर मैंने थोड़ा फास्ट कहा है वहाँ पर आप रोक कर दोबारा से देखकर आप नोट कर लीजिएगा। बाकी ये आपके जो तैयारी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको अभी थोड़ा दिक्कत लग रही होगी कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बट आप थोड़ा इसको रिलेटेड करके रख सकते हैं। किताब आप कॉपी लीजिएगा, कॉपी लेने के बाद आप नोट कर लीजिएगा। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है वहाँ पर आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर दोबारा चलाइए, फिर पॉज कीजिए, फिर नोट कीजिए। इस तरह से आप अपने नोट्स बनाइए। शुरू में आपको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, बट बाद में जब आपके नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाएंगे तो आपको उसके बाद रिवाइज़ करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, इस लिंक को में आपको अन्य वीडियो भी मिलती है। आप उस लिंक की सहायता से मेरी अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।